देखो एक ही क्वेश्चन था, ये है इसमें 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्ट बाय आर एच विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन, है ना। 5 किंगडम सिस्टम जो था बेटा विटेकर का, किस बात पर बेस्ड नहीं था, ये बच्ची ने एक पूछा है। ऑप्शन है ए, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आया हुआ है प्रीवियस ईयर का। ये ऑप्शन है इसमें तो। अब इसमें देखो, तुम्हें याद होगा जो विटेकर वाले हैं, विटेकर वाले जो पॉइंट है वो कौन कौन से पॉइंट है, वो चालू हो गया कर दीजिए। अच्छा, देखो बात है नहीं तो बेटा रे, आपको पता है 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग भाई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक पॉइंट होता है ना। एक होता है जो हमारा सेल टाइप है कि यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट, है ना। एक होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलर है या मल्टीसेलर है। एक होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक होता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन बोलते हैं हम लोग, एक होता है फाइलोजेनी, है ना, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो जो पहला वाला ऑप्शन है इसमें, पहला वाला ऑप्शन लिखा हुआ है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो देखिए वैसे अगर ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो लिंक हो जाएगा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, लेकिन विटेकर ने ये नहीं बोला था कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होना या नहीं होना, समझ रहे हो ना आप। उसने तो सेल टाइप बोली थी कि प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है, उसने ये थोड़ी बोला था कि न्यूक्लियस कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। जबकि बाकी के 3 ऑप्शन कैसे हैं, पूरे के पूरे विटेकर वाले पॉइंट है एग्जैक्ट, है ना बेटा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है और रिप्रोडक्शन भी है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। नहीं ऐसे मतलब से मतलब नहीं होता बेटा, ये नहीं होता है। फिर तो ऐसे भी कह सकते हो एक ऑप्शन कल को आ जाए, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, है ना। तो प्रोकैरियोट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते थे, तो इससे मतलब नहीं है। एक्चुअली में उसने पॉइंट क्या बोले एग्जैक्ट 5, तुम बताओ बाकी के चारों तुम्हें। और दूसरी बात एक और, चलो अगर तुम्हें ये लगता है कि ये वाला पॉइंट तो वही है प्रोकैरियोट यूकैरियोट वाला, है ना, तो फिर बेटा आपको सबसे सही चुनना होता है। तो फिर ये तुमने ये बाकी के यानी कि बाकी के 4 में से तुम्हें आंसर लग रहा है 3 में से, बताओ। फिर जब 3 पॉइंट उसके एग्जैक्ट पॉइंट हैं, आपको सबसे ज्यादा गलत ढूंढना होता है या सबसे कम सही ढूंढना होता है। और सपोज करो कल को एक आ जाए प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या मतलब कुछ भी आ जाए उल्टा सीधा सा एक पॉइंट, है ना बेटा। एक इनमें एक और नया होता है, एक अच्छा वाला पॉइंट इसमें से हट जाता ऑप्शन, तो फिर आंसर वो वाला लग जाता, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस को फिर हम काउंट कर लेते प्रोकैरियोट यूकैरियोट मान के। तो ये डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन दे रखे हैं, नहीं समझे। हमारे सामने 4 हैं, उनमें से हमें पिक करना है ना। कोई एक मान लो अच्छा बच्चा, अच्छा चारों ही गधे हैं, तब भी उनमें से एक बेस्ट देखना पड़ेगा ना। ये कह रही है क्या है, एंडोप्लाज्म किससे बनता है, एंडोप्लाज्म नहीं एंडोस्पर्म। तो जब पढ़ेगी तभी तो जानेगी, नहीं जब 12th अभी कहाँ पढ़ लिया, यहाँ पे तो नहीं पढ़ाया गया ना, है ना। 12th का रिप्रोडक्शन का एंडोस्पर्म बनता है, लो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है, ट्रिपल फ्यूजन से बनती है, उससे बनता है, ठीक है बेटा। एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस नहीं होता है, प्राइमरी 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, जब जानोगे तभी तो, अभी तुमने खुद ऐसे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, एक उनमें मेल गैमेट फ्यूज करता है, तो ट्रिपल एन बनता है, 3 ट्रिपल एन न्यूक्लियस, और वो सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। तो न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनेगा या सेल से बनेगा, न्यूक्लियस तो उसके अंदर है ना। चलिए खैर, जैसे जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, जायगोट के न्यूक्लियस से एम्ब्रियो बनेगा सेल से ही तो बनेगा ना बेटा।
तो चलिए हम टॉपिक पर आ जाते हैं वापस। तो देखिए, बच्चे बहुत कमाए हैं सुबह सुबह भी, है ना। यस सर। फोटोसिंथेसिस हमारा टॉपिक चल रहा था, जीपीटी तक हो गया तो फिर और आज इसका सेकंड, है ना, यस सर जी, पार्ट है या सेकंड लेक्चर है हमारा फोटोसिंथेसिस पर। तो देखो मैंने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बता दिए थे कि क्या क्या है ना, किसने क्या क्या किया बेटा। अब हम बात, अच्छा, और मैंने रॉ मटेरियल बता दिए थे। यस सर जी। मैंने आपको सनलाइट के बारे में जानकारी दी थी, मैंने आपको वाटर के बारे में जानकारी दी थी बेटा, और मैंने आपको CO2 के बारे में जानकारी दी थी। और किसकी बात रह गई? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो अरे यार, ये ऊपर से डाल दी जाती है इंक वगैरह ना कुछ। एक थोड़ा सा वो देना, कपड़ा है क्या? लेके आना बेटा। ये तो बच गया है ना, नहीं तो मेरे ऊपर ही इंक हो जाती। तो देखिए, अब हम बात कर रहे थे किसके बारे में? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के बारे में। भाई क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर होता है? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, ठीक है। देखिए बता देता हूं मैं आपको, एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। देखिए बेटा, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये आपको सेल में भी काम आता है, ये डायग्राम है ना। यस सर। भाई सेल का क्वेश्चन वो मान लीजिए, या इधर का मान लीजिए, फोटोसिंथेसिस का, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब इसके अलावा और क्या है? तो देखिए दो पार्ट हैं इसके मेन। एक तो होता है पूरा हमारा मैट्रिक्स है, स्ट्रोमा। पूरा बेटा लिक्विड सा पोर्शन क्या है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मैट्रिक्स है जो इसका। और बेटा रे, आपको यहाँ पर कुछ मेम्ब्रेनस वो स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये वाली। यस सर। ये क्या होता है? जैसे कॉइन, कॉइन ना एक के ऊपर एक रखा हुआ, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जिनको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड्स। तो ये थाइलेकॉइड प्लेट्स हैं, इंडिविजुअल ना बेटा। ये क्या है? ये सारी थाइलेकॉइड्स। और पता है, पूरी स्ट्रक्चर जो एक थाइलेकॉइड से बनती है ना, वो ग्रेनम बोला जाता है। एक को ग्रेनम कहते हैं, एक से ज्यादा को ग्रेना बोलेंगे। अच्छा जी। अब ये जो ग्रेना है, इन ग्रेना को कनेक्ट करने वाली कुछ आपको और थाइलेकॉइड सी लग रही हैं, लंबी लंबी सी, जो सिंगल सिंगल सी हैं।
उनका कोई वो स्टेक नहीं है, चट्टा सा नहीं है बना हुआ है ना बेटा, गड्डी नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमली। ये थायलाकोइड्स या बेटा ग्रेना लेमली है ना, ग्रेना लेमली। लेमली भी टर्म यूज किया जा सकता है, फिकर नॉट, ठीक है बेटा। और ऐसे इनको स्ट्रोमा लेमला बोलते हैं। या एक टर्म यूज करते हैं फ्रेट। कौन सा टर्म यूज करते हैं? फ्रेट, FRET। अच्छा, आप ये देख रहे हैं ना, ये गोला सा ऐसे डबल ये हमने बना दिया है, ये इसका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। क्या है ये? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है। वो एनसीईआरटी में दिखाया गया हो ना दिखाया गया हो, बात एक अलग है। DSC का मतलब क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। राइबोसोम होगा बेटा वो तो। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो मैंने बीच बीच में जो बड़े बड़े से जो ग्रेन से दिखाए हैं ना, ये वो 70s राइबोसोम दिखाए हैं मैंने। क्या दिखाए हैं? 70s राइबोसोम। देखिए, आपको एक बात बता दूं मैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनके पास खुद का अपना डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम पाए जाते हैं, है ना, दोनों। इसीलिए तो इनको सेल विद इन द सेल के नाम से भी जाना जाता है। सेल विद इन द सेल, सेल के अंदर सेल। क्योंकि नॉर्मली भाई राइबोसोम और डीएनए तो किसी सेल के अंदर होते हैं। और इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज बोला जाता है। सेमी ऑटोनोमस दोनों, माइटोकॉन्ड्रिया को भी और प्लास्टिड को भी। सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है, मतलब आधे अपना खुद कर सकते हैं ना, कंट्रोल पूरा। क्यों? क्योंकि खुद अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं भाई, खुद का डीएनए। पता है ये बाइनरी फिशन करके अपना नंबर भी बढ़ा सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड बाइनरी फिशन कर सकते हैं, डीएनए उनके पास, और अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। ये बात आपको सेल में पढ़ाई जानी चाहिए थी, ये पढ़ी हूं आपने, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में तो लिखा है एनसीईआरटी में, डिवाइड बाय फिशन। तो ये दोनों के लिए है, दोनों ही सेमी ऑटोनोमस है। क्लियर? तो ये इसकी स्ट्रक्चर है बेटा। आप जानते हैं राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होते हैं, कोई बात ही नहीं है उसमें तो। अब ये जो इसके जो बेटा हम बात करें कंपोजिशन, पिगमेंट वाला जो कंपोजिशन है ना, वो साइंटिस्ट ने, तीन लोगों ने, विलिस्टेटर, स्टॉल और फिशर, हालांकि नाम की जरूरत नहीं है आपको, उन तीन लोगों ने इसका कंपोजिशन दिया, केमिकल कंपोजिशन। वो बताया कि यहाँ पे कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक। और पता है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहाँ हैं, कहाँ पर पाए जा रहे हैं वो? जो अंदर मेम्ब्रेनस सिस्टम है। एक्चुअली में मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या है? ग्रेना, थाइलाकोइड और स्ट्रोमा लेमली, ये मेम्ब्रेनस सिस्टम है। तो यहां पर थोड़ा थोड़ा सा डिनोट कर देता हूं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है बेटा, ये मेम्ब्रेन पर लोकेटेड होते हैं। बताऊंगा आगे, पढ़ोगे ये आगे तो डिटेल में ये सब बातें। और इन पर भी हो सकते हैं, इस पर भी हो सकते हैं, देख लो, पूरे सब मैंने बनाए नहीं है। आप जानते हैं कि स्ट्रोमा लेमली पर भी हो सकते हैं और ग्रेना थाइलाकोइड पर भी हो सकते हैं, ठीक है। इन्हीं का तो सब खेला है, सनलाइट को ट्रैप करने वाला। तो बेटा यहां पर जब हम बात करते हैं पिगमेंट्स की, क्योंकि हमारा फोकस और क्लोरोप्लास्ट को ज्यादा डिस्क्राइब करने से नहीं है,
वो तो सेल वाली बात आ गई। ये तो हमने बातें आपको बता दी हैं एक्स्ट्रा में कि इनके पास ये डीएनए है, इसीलिए तो एनसीईआरटी ने डीएनए दिखाया ही नहीं है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस है, वहां तो डीएनए का कोई लेन देन है नहीं राइबोसोम का। तो बेटा रे, जब यहां पर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करते हैं, तो इन पिगमेंट्स में देखिए क्लोरोफिल्स होते हैं, कैरोटिनॉइड्स होते हैं बेटा, और फाइकोबिलिन्स होते हैं, है ना। नॉट इन ग्रीन प्लांट्स, फाइकोबिलिन्स। अब देखिए ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में बेटा रे कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई, 5 टाइप के क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रीन प्लांट में जो होते हैं ना कॉमन, ग्रीन प्लांट और ग्रीन एल्गी में, वो ए और बी होते हैं। इन ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी, है ना बेटा। तो देखिए पहले मैं उधर क्लोरोफिल की बात कर रहा हूं, किसकी बातें करने जा रहे हैं हम? क्लोरोफिल्स के बारे में, ठीक है। वैसे देखिए अगर मैं आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करूं, जो एनसीईआरटी में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का एक डायग्राम दे रखा है, तो वहां पे बता रखा है कि क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू लीफ के पिगमेंट्स का सेपरेशन किया जाता है ना। तो उसमें अलग अलग बेटा कलर के अपीयर होते हैं। तो क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन का अपीयर होगा, बी येलोइश ग्रीन होगा, थोड़ा येलोइश ग्रीन, कैरोटीनॉइड होगा, उसमें कैरोटीन और जेंथोफिल होते हैं रियलिटी में। तो अब क्या है, एनसीईआरटी में कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल अलग अलग करके लिखा होता है, वैसे वर्ड कैरोटीनॉइड के अंदर कैरोटीन जेंथोफिल दोनों आते हैं। तो बोला गया कि कैरोटीनॉइड येलो है, जेंथोफिल येलो टू येलो ऑरेंज है, इस टाइप से नाम, ठीक है। फाइकोविलेंस नहीं होती। फाइकोविलेंस मैंने जो लिख दिया है, मैं आपको चलो यहाँ बता दूंगा, ये ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में पाई जाती है, फाइकोसाइनिन और फाइकोइराइथ्रिन। यस सर जी। पिगमेंट्स भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, लेकिन ग्रीन प्लांट में नहीं होती, ठीक है। तो ये वो जानकारी आपको जरूरी है बेसिक। अब देखिए मैं क्लोरोफिल्स की बात कर रहा था बेटा, तो पता है इसमें जो क्लोरोफिल ए है, अच्छा उससे पहले एक बात और बता दूं, चाहे क्लोरोफिल ए है, मैंने बताया ना आपको कि ए और बी ज्यादा कॉमन पाए जाते हैं सभी प्लांट में। तो पता है ए और बी जो क्लोरोफिल है, ये एक्चुअली में एक बेटा टेट्रा पायरोल हेड रखते हैं। क्या रखते हैं? टेट्रा पायरोल हेड। 4 नाइट्रोजन रिंग्स एंड फाइटोल टेल, एक टेल होती है। और पता है मैग्नीशियम सेंटर में होता है, जानते हो इस बात को ये नहीं जानते? क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में यस सर जी, मैग्नीशियम सेंटर में होता है। देखो मैं एक तुम्हें एक छोटा सा एक वो बता दूंगी कि ये मैग्नीशियम है और 4 नाइट्रोजन वाली क्या है, नाइट्रोजन वाली रिंग्स है ना बेटा। देखो जरा ध्यान से देखो, ऐसे करके ना इसका जो हेड होता है,
उस हेड में एक्चुअल में मैग्नीशियम सेंटर में होता है। पूरी वो नहीं बता रहा मैं, पूरी स्ट्रक्चर तो बहुत जानते हो, केमिस्ट्री उससे रिलेटेड है बहुत ज्यादा बड़ी। मैग्नीशियम सेंटर में है और 4 नाइट्रोजन रिंग है ना उससे एसोसिएटेड है। तो आप जानते हैं कि मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का तो बहुत बड़ा रोल है। ये मैंने मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ाया भी था कि क्लोरोफिल उसके बिना नहीं बनेगा। ये हेड है। और पता है ये ये जो बेटा रिंग होती है ना, वो जो फोर्थ रिंग है यहां से निकली हुई टेल होती है। क्या होती है? टेल। ये टेल है नीचे को जो गई है, कार्बन की टेल वो है, चेन है एक। क्या ये एक कार्बन की चेन है। वो हमें वैसे C20H39 होती है ये जो टेल होती है। कार्बन 20 है, H39, लेकिन कोई जरूरत नहीं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये क्लोरोफिल ए और बी दोनों की स्ट्रक्चर होती है। पता है अंतर क्या है? सेकंड नाइट्रोजन वाली रिंग है ना, नाइट्रोजन रिंग को पैरोल रिंग बोला जाता है केमिस्ट्री में। ठीक है। तो ये जो सेकंड नाइट्रोजन वाली रिंग है बेटा, इसपे ना अगर मिथाइल ग्रुप है तो क्लोरोफिल ए है। क्या है? और अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर है। क्या समझे आप? ओब्लिक लगाया मैंने, यानी अगर इसमें मिथाइल ग्रुप लगा दूं मैं तो क्लोरोफिल ए का डायग्राम है ये। और अगर मैं यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा दूं CHO तो ये क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर है। समझ गए ना आप? अच्छा जी। तो ए और बी जो हमारे मेन वो हैं, मतलब पिगमेंट जो सभी प्लांट में, उनके बारे में जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, CD में थोड़ा चेंज ज्यादा होता है, तो ये अंतर होते हैं इनके। ये क्लोरोफिल ए एंड बी है ना स्ट्रक्चर एक तरीके से। अब मैं आपको ये बता रहा था, देखिए बेटा जो क्लोरोफिल ए है, आपको पता ही मैंने बताया था वो ब्लूइश ग्रीन है ना। ये मेन पिगमेंट है, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वाइल क्लोरोफिल बी है ना बेटा, कैरोटीनोइड्स एंड जेंटोफिल्स। वाइल क्लोरोफिल बी, कैरोटीनोइड्स एंड जेंटोफिल, ये बेटा एसेसरी पिगमेंट्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स। अंडरस्टूड? यस सर। हेल्प करने वाले हेल्पर हैं। मेन क्लोरोफिल ए है मेन पिगमेंट, ये चीफ पिगमेंट। क्या बोला जाता है? चीफ पिगमेंट। एक ही बात है, मेन या चीफ। तो एक तो ये जानकारी बेसिक की बात है, कोई ज्यादा नहीं, देखो बस थोड़ी सी आपको ये जानकारी दी है मैंने कि भाई मैग्नीशियम सेंटर में है, 4 नाइट्रोजन वाली रिंग है। बातें तो बहुत सारी हैं उसमें होने को, लेकिन आपको वो वही बातें बताई गई हैं। उसके मैंने कोई फॉर्मूला और वो नहीं बताए हैं, है ना? कौन सी वाली है? अब देखिए, तो बेटा रे, बेटा दिख रहा है ना? ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये पिगमेंट्स के बारे में क्लियर होगी बात। ये पिगमेंट्स के बारे में हमने बात बताई। अच्छा, मैंने बताया अभी आपको कि जो बी होता है वो कैसा होता है बेटा, येलोइश, मतलब येलोइश ग्रीन होता है। वो ब्लूइश ग्रीन है, ये येलोइश ग्रीन है। और अच्छा एक चीज और बताता हूँ जरा। देखिए जो क्लोरोफिल है बेटा, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो एब्जॉर्ब पता है कौन सी वाली रेंज को करता है? कौन सा? देखिए
400 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ दिखा रहा हूं, ठीक है। जी सर जी। 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर और ये 700 नैनोमीटर। आपको पता है वो पीएआर रेंज है, मैंने बताया था ना पीएआर। यस सर जी। वेवलेंथ। और यहां पर बेटा ये हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन बाय पिगमेंट्स। तो बेटा रे आप देखेंगे इस टाइप से, है ना। और हालांकि ये वाली थोड़ी सी छोटी पीठ सी होती है। और देखिए, देखो ध्यान सुनना मेरी बात। ये पता है मैं किसको ये दिखाया, मैंने शो किया है? ये देखो, ये दोनों चीजें कनेक्टेड है। ये मैंने अभी बताया नहीं था कि अलग अलग उस पे क्रोमेटोग्राम पे अलग अलग कलर देते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। क्या है बेटा ये? एब्जॉर्प्शन, ये दिख रहा है ना ये डायग्राम में, यस सर जी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो आप देखेंगे इसमें, ये मैंने क्लोरोफिल ए भी दोनों एक साथ ही दिखा दिए, मतलब है ना, दो अलग अलग लाइन नहीं खींची। देखो ये वाली जो लाइन है ये मैंने क्लोरोफिल के लिए दिखाई है। किसके लिए? क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल से। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं, जरा गौर से देखेंगे कि जो क्लोरोफिल है, या ऐसे डबल डबल सी लाइन दिखा देता हूं तो ज्यादा समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। यस सर जी। यस सर। ऐसे, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल एक्चुअली में आप देख रहे हैं 400 से 500 वाली रेंज को एब्जॉर्ब कर रहा है। यस सर जी। यानी कि 400 से 500 होता है ब्लू रीजन, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, मैंने बताया था कल यस आपको। सर जी। ये ब्लू स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो ब्लू रीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है। और बेटा 600 से 700 वाली को एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल। ए और बी दोनों, थोड़ा सा उनकी उसमें भी अंतर है। ए और बी में भी आप देख रहे होंगे उसमें पीक में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन एब्जॉर्ब उसी रेंज को कर रहे हैं। चाहे ए हो या बी हो, 400 से 500 को कर रहे हैं और 600 से 700 को कर रहे हैं। 500 से 600 वाली को कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, ये केवल मैंने दिखाई है केराटिनॉइड जेंटोफिल वाली, है ना, ये वाली लाइन। क्या दिखाई ये? कैरोटिनॉइड्स वगैरह। तो बेटा रे ये जो कैरोटिनॉइड्स हैं, ये आप देख रहे हैं केवल और केवल 400 से 500 ब्लू रीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यस सर जी। देखो वो येलो लाइन दिखा रखी है आपको उसमें, वो कैरोटिनॉइड्स वाली है। तो वो तो केवल वहीं तक कंप्लीट है ना, 400 से 500 को एब्जॉर्ब कर रही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो क्लोरोफिल्स हैं बेटा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मेनली ब्लू एंड रेड स्पेक्ट्रम, ठीक है बेटा, ऑफ सनलाइट। 400 से 500 वाली रेंज, और रेड वाली मैं लिख दूं ब्रैकेट में 600 से 700 वाली रेंज। ये नैनोमीटर में है वेवलेंथ। क्योंकि अगर मान लो एंगस्ट्रॉम में कभी बात आ जाए कहने को, तो बेटा फिर वो एक जीरो और बढ़ जाएगा। एंगस्ट्रॉम में 4000 से 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है ना। जी सर जी। एक हाँ, डिग्री। क्योंकि एक, हाँ वो बढ़ जाएगा। नैनोमीटर 10⁻⁹ होता है और एंगस्ट्रॉम 10⁻10। अब जब अगर हम बात करें कैरोटिनॉइड्स के लिए, तो ये केवल एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब ओनली ब्लू स्पेक्ट्रा, है ना बेटा। ब्रैकेट में 400 टू 500 मिलीमीटर। तो एक चीज हमारे दिमाग में अच्छे से आ रही है कि भाई साहब सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब लाइट तो ब्लू ही हो रही है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब लाइट कौन सी हो रही है? ब्लू रीजन सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। अच्छा, एक और चीज है, जब आप इसका वो देखेंगे नीचे ना, एक सेकंड वाला डायग्राम देखिए एनसीईआरटी का। तो सेकंड वाला जो डायग्राम देखेंगे, ये इनके एक्शन का है, एक्शन स्पेक्ट्रा। पहला वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है कि कौन सा ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही लाइट। अब जरा गौर से देखें उसमें भी, अच्छा वो व्हाइट व्हाइट से कॉलम खींचे हुए हैं 400 से 500, 500, 600, 600, है ना। तो क्योंकि बच्चे कभी कभी समझ ही नहीं पाते कि क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, डायग्राम दे दिया, समझाती ज्यादा कुछ नहीं है। तो बेटा आप देख पा रहे हैं कि उसी में 400 से 500 वाले रीजन में ही एक्शन हो रहा है उसमें ही, और 600 से 700 में हो रहा है। आप देखें जी सर जी। बीच में नहीं हो रहा 500 600 वाले में।
तो नीचे पड़ है ना, वहां तो डाउन है ग्राफ हमारा। तो यानी कहने का मतलब यह है कि एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा लगभग सिमिलर होते हैं, है कि नहीं, लगभग सिमिलर होते हैं। लेकिन अगर आपसे कभी ये बात आए कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन होता है बहुत ज्यादा, मिलुई रीजन 400 से 500 सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो फोटोसिंथेसिस भी इसमें ब्लू लाइट में और बेटा रेड में ही ज्यादा पाई जाती है। ये दोनों फेवर करते हैं फोटोसिंथेसिस को, अंडरस्टूड। सर जी और व्हाइट लाइट पूरे को बोल देते हैं। अब एक चीज और सुनना, अगर जैसे आपसे बोला जाए कि फोटोसिंथेसिस ज्यादा कब होगी, व्हाइट लाइट में, ब्लू रीजन लाइट में या रेड में, वाइट तो आंसर व्हाइट आएगा। वाइट में क्योंकि चक्कर क्या है, उसमें तो सारी चीजें हैं ना, उसमें तो देखो, अभी मैं बताऊंगा, अभी आपको फोटो सिस्टम बताऊंगा आगे, है ना, पिगमेंट, बेटा अलग अलग पिगमेंट, कोई पिगमेंट 420 को एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई 440 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, कोई 450, कोई 470, कोई 480, कोई 620, 640, 600, अंडरस्टूड। तो जितनी ज्यादा ऑप्शन वो अवेलेबल, पूरा व्हाइट लाइट अगर अवेलेबल है तो ज्यादा से ज्यादा पिगमेंट सेटिस्फाई हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पिगमेंट अपना काम करेंगे मॉलिक्यूल्स, मेरी बात समझे ना आप। तो इसीलिए व्हाइट लाइट जो आ रही है वो ज्यादा बेटर है मोनोक्रोमेटिक के मुकाबले। लेकिन अगर मोनोक्रोमेटिक यानी एक एक कलर वाली बात होगी तो ब्लू और रेड बेस्ट। हाँ, क्या कह रहा था बेटा, बता तू। सर जी सूरत से तो सारी लाइट आ रही है सर जी। अब सर जी जहाँ जहाँ उस रीजन की लाइट पड़ेगी वहां होगी आप सर जी मतलब कि नहीं, सारी लाइट मतलब, सर जी मरे पत्ती है। हाँ, मेरी बात सुन, लाइट तुझे कल क्या बताया था हमने कि लाइट तो टोटल इंसिडेंट हाँ सोलर सर जी रेडिएशन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, समझे ना। आपको पता है कि विजिबल स्पेक्ट्रम के आगे जाओगे तो इंफ्रारेड आ जाएगा, नीचे जाओगे तो अल्ट्रावायलेट आ जाएगा, ज्यादा अल्ट्रावायलेट पहुंच नहीं पाता अर्थ पे क्योंकि खतरनाक है यूवी रेज। सर जी तो आप जानते हैं, ओजोन लेयर पे चल रही हाँ, ओजोन लेयर पे इफेक्ट डालता है बहुत ज्यादा, और ओजोन लेयर बचा रही है। है। जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा स्किन कैंसर ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहां पर जो अल्ट्रावायलेट है ना, ये ज्यादा रिसीव होता है, ये देखने में आया है। तो मैं ही बोल रहा हूँ कि लाइट तो सारी आ रही है, लेकिन बात ये ना कि प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी एक्टिव लाइट है, पीआर, है ना। और तुम्हें एक बात बताई थी कि इसको भी पूरे को नहीं एब्जॉर्ब करता, जो इसका भी तुम्हें पता है कितना एब्जॉर्ब करता है, 10%। नहीं, हाँ, मतलब 2 to 10%, टू 2 to 10% यूटिलाइज होता है किसमें, जीपीपी में ग्रोस प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस में। अवेलेबल का भी 2 से 10% यूटिलाइज होता था, बताया था मैंने कल। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि लाइट वैसे पड़ रही है, बात है ना कि उसकी कौन सी यूटिलाइज होगी पोर्शन। तो व्हाइट लाइट तो आ रही है, लेकिन उसका कौन सा पोर्शन यूटिलाइज होगा हमें दिखेगा थोड़े वो। मैंने बताया था ग्रीन कभी नहीं होता, वो रिफ्लेक्ट होता है। तो जो देखिए विवग्योर बताया था मैंने, याद है आपको। जी सर जी। तो देखो इसके सेक्शन करके ये मान के चलो, मैंने बताया था ये 400 से 500 वाला है, ये ओ आर ऑरेंज रेड ये 600 से 700 वाला है, और ये ग्रीन येलो वाला ये 500 से 600 है। तो पता है, इसको कैरोटीनॉइड भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, ना क्लोरोफिल कर रहे, इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, फाइकोबिलिन्स। मैंने ये कहा यहाँ पर बताया ना आपको, एक फाइकोबिलिन्स, और ध्यान से सुन लें, फाइकोबिलिन्स एब्जॉर्ब करते हैं 500 से 600, लेकिन फाइकोबिलिन्स प्लांट में नहीं होते नॉर्मली। कहाँ पाए जाते हैं उनकी बता देता हूँ चलो। वैसे आपने पढ़े तो होनी चाहिए ये, शायद प्लांट किंगडम पढ़ाया गया था नहीं आपको। सर जी आधा वाला में हाँ, किसी ने पढ़ाया तो होगा। आधा वाला अच्छा, किसी ने पढ़ाया था। ललिता मैडम आती है। अच्छा अच्छा टेरिडोफाइट में छूट गया था ना। अच्छा अच्छा। वैसे तुम्हारे टॉपिक्स में अगर मैं बात करूं तो कौन से ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं 11th में, तो गया था शायद, ऐसी बात आ जरूर। और सेल तो हो गई थी, जी सर। और मैंने सेल डिवीजन भी करा दिया था, बायोमोलिक्यूल्स भी रहा हुआ है, और मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी सर जी तो आपने करा तो मैंने ही करा दी थी। हाँ, एनाटॉमी किसने कराई थी, आपने कर दी। मैंने ही कराई थी। अच्छा, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी भी कराई थी, हाँ वो तो करा दी थी फिजियोलॉजी के, ठीक है ठीक है। तो बस बायोमोलिक्यूल ही छूटा रह गया एक तरीके से, सर जो प्रॉपरली छूटा हुआ है।
और क्योंकि अलग अलग लोग होते हैं ना, फिर वो इस चक्कर में नहीं तो पता रहता है बंदे को कि भाई क्या क्या कराना है क्या नहीं कराना। अब देखिए, तो जो हमें शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये दिया गया कि ये टॉपिक कराने के लिए फोटोसिंथेसिस से, तो बेटा फाइकोबिलेंस जो होते हैं ना, ये पाई जाती हैं पता है रेड एलगी, रेड एलगी में, ब्लू ग्रीन एलगी में, नॉर्मल प्लांट में नहीं। ब्राउन एलगी थोड़ी, ब्लू ग्रीन एलगी। इन ब्लू ग्रीन एलगी एंड रेड एलगी। ब्राउन में तो बेटा जब पढ़ते हो ना, ब्राउन में क्लोरोफिल ए और सी होता है, रेड एलगी में ए और डी होता है। पता है एक्चुअली में क्या होता है, जो ए है ना, ए वो यूनिवर्सल है, वो सब में पाया जाता है, उसके बाद चेंज होते रहते हैं। देखो ध्यान सुनना, क्लोरोफिल ए के साथ में बी ग्रीन प्लांट में और ग्रीन एलगी में मिलता है। ग्रीन प्लांट, ग्रीन एलगी, यूग्लिन, ए के साथ बी होता है। जब बात आती है ब्राउन एलगी की, उसमें और डायटम और डायनोफ्लेजिलेट की, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ब्राउन एलगी, डायटम और डायनोफ्लेजिलेट, उनमें क्लोरोफिल ए के साथ सी होता है। नोट नहीं किया, केवल सुनते ही रहे हो, है ना, कोई बात नहीं, ऐसे मान के कि हाँ चलो पीछे का हमें सब याद है। और रेड एलगी में ए और डी होता है, ठीक है। ए एंड डी। तभी उस समय नहीं मतलब बिल्कुल भी ध्यान देते हो कि हाँ हमें ये बार बार सर इतने आराम आराम से दो दो तीन बार रिपीट क्यों कर रही हैं, क्या हमारे कान मतलब बहरे हैं हम लोग जो सुनाई नहीं दे रहा, क्यों रिपीट मार रहे हैं। तो मतलब जब बोलूंगा ना कि हाँ नोट कर लो तभी करोगे, बस यही कमी है तुम लोगों की। क्या क्या बताया, बताओ मुझे, बताओ जरा। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ सही है। और रेड एलगी में ए और डी, ठीक है। और एक एलगी होती है जेंथोफाइसी, कौन सी होती है, XANTHOPHYCA, जेंथोफाइसी, है ना बेटा, गोल्डन येलो सी होती है। तो ये जो जेंथोफाइसी होती है इसमें ए के साथ ई होता है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको ABCD, तो इसमें ए के साथ ई होता है, ए एंड ई। तो मैंने आपको बता दी ना पांचों की कहाँ कहाँ है, ए तो सब में ही है। अच्छा और चीज, ब्लू ग्रीन एलगी में भी ए होता है, लेकिन उसमें कोई ABC मतलब BCD कुछ नहीं होता, ए होता है, क्लोरोफिल ए किसमें, ब्लू ग्रीन एलगी। तुम्हें पता है ना ब्लू ग्रीन एलगी से ऑक्सीजन इवॉल्व होना शुरू हो गया था, मैंने बताया था, है ना। तो देखो ये फाइकोबिलेंस, अब ये दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होते हैं फाइकोसाइनिन, ये ब्लू कलर का होता है, कैसा होता है, ब्लू। और एक होता है फाइको एराथ्रिन, ये रेड होता है। तो पता है फाइकोसाइनिन ये बेटा वही दोनों में है, लेकिन किसमें एक्सेस में होगा, जब मैं एक बात बताना चाह रहा था कि देखो, ये मत सोचना कि फाइकोसाइनिन ब्लू है तो केवल ब्लू में ही होगा, ये मैं तुम्हें उधर की भी बात बता दी, मैंने जानकारी दे दी है। ब्लू ग्रीन एलगी में तो ज्यादा होगा, हाई अमाउंट में होगा, लेकिन रेड एलगी में भी होगा। और फाइकोरेक्टिन रेड एलगी में ज्यादा अमाउंट में होगा, लेकिन होगा ब्लू ग्रीन में भी, ये दिमाग में बिठा लेना। जी सर मतलब जी। यहाँ का बात नहीं है, चलो रिलेटेड है फिर भी फाइकोबिलेंस है, लेकिन है तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, और आपके पीछे आपके कोर्स का तो है, आपको तो नीट देना है। तो बेटा ये बातें आपकी समझ में आई, क्लोरोफिल के बारे में आपको जानकारी हो गई यस सर। कि, है ना, पूरे हमने क्लोरोप्लास्ट की जानकारी दे दी आपको, सारे पिगमेंट्स की जानकारी दे दी आपको, कौन कौन क्या एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रा बता दिया, एक्शन स्पेक्ट्रा बता दिया। अच्छा ये एब्जॉर्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा दिया था एंजलमैन ने, ये बता दिया हमने, किसने दिया था, एंजल में। एंजलमैन, ठीक है। एक बात और बताना चाहता हूं मैं, केराटिनॉइड के इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस, है ना, वो बात और बताऊंगा जरा।
मैंने कहा था कि देखिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर अब आगे के लिए बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि 2 चैप्टर आपके वैसे ही कम हो गए प्लांट फिजियोलॉजी में। तो आगे क्वेश्चन है मेरे से। हम्म। देखो, एक बात और बता दूं, कैरोटीनॉइड जो होते हैं ना, जी सर जी। कैरोटीन और जेंथोफिल, तो देखना अंतर, देखना कोई ज्यादा नहीं होता इनमें दोनों फॉर्मूले में। C40H56, C40H56O2, है ना बेटा, ये 56 है, C40H56O2, ये जेंथोफिल का फॉर्मूला है। और यहाँ पे C40H56 है, ठीक है बेटा, ओ भगवान। ये कैरोटीनॉइड है, ये 6 है, 6 56 है, 56, ये भी 56 है। तो ये तो मतलब एक की ज्यादा क्लोज ही है दोनों, है ना। तो जो कैरोटीनॉइड है, देखो इनके मैं अब तुम्हें बहुत बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बता दूं सिग्निफिकेंस, कुछ तो 2 4 बातें एनसीईआरटी में भी दे रखी हैं। अच्छा, एक चीज और बताऊं, तुम्हें पता है कि कैरोटीन में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? कैरोटीन। यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, मोस्ट कॉमन कैरोटीन इज बीटा कैरोटीन। कौन सा होता है? बीटा कैरोटीन, सर जो जी गाजर वाजर में बोलते हैं, बीटा कैरोटीन विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। सर जी। हाँ, अच्छा जी, बालों में कौन सा हो? प्रिकर्सर ऑफ, वो तो सर जी केरेटिन है ना। हाँ, वो केरेटिन है। ये वो कैरोटीन है। बालों में, नाखूनों में, सर जी वो केरेटिन है। प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। और पता है मोस्ट कॉमन, ये 2 पॉइंट लिख लेना, मोस्ट कॉमन या मोस्ट एबंडेंट है ना बेटा, जेंटोफिल, ये XANTHO है, ध्यान रखना। जी सर जी। जेंटोफिल इज ल्यूटिन, ल्यूटिन मोस्ट एबंडेंट या मोस्ट कॉमन जेंटोफिल होता है, LUTEIN, ल्यूटिन। देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स, किसकी बात कर रहे हैं हम? सिग्निफिकेंस ऑफ कैरोटीनॉइड, क्या क्या इनके बेटा सिग्निफिकेंसेस हैं। आ गए यहां तक, ये बातें कर ली ना आपने जो चीजें, ये लिख लिए दोनों पॉइंट? अच्छा, लिख लो, जल्दी से लिख लो। मुझे डाल दीजिए। लिख लिए बेटा? तो देखो सुनो, जब बात करते हैं इनके क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कैरोटीनॉइड के, जेंथोफिल्स के, है ना बेटा, तो आप जानते हैं एक तो ये फ्लावर्स को कलर देते हैं, भाई फ्लावर्स को या लीव्स को जो डिफरेंट डिफरेंट कलर मिलते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, है ना, डिफरेंट कलर टू फ्लावर्स, लीव्स, ठीक है बेटा, एटसेट्रा। दूसरी बात, देखो आप जानते हैं सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, अभी बताया मैंने ये पॉइंट। तीसरी बात, पता है
आप जानते हैं कि ये एज ए असेसरी पिगमेंट रोल प्ले करते हैं, सॉल्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। भाई फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्ब नहीं करते सनलाइट को, ये थोड़ी कि ये सब इधर उधर के काम है, नहीं, क्लोरोफिल की मदद कर रहे हैं, 400 से 500 वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। एब्जॉर्ब सॉल्टर वेवलेंथ। सॉल्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस एंड एक्ट एज एसेसरी पिगमेंट्स। और देखिए एक बहुत अच्छा पॉइंट और बताता हूं, पता है ऑक्सीजन जो होती है, यस सर जी। ये एक जो होती है, सुना नेसेंट ऑक्सीजन, सर जी हिंदी में बताना। सिंगल ओ। नवजात ऑक्सीजन। अच्छा, नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, जी सर जी। तो वो खतरनाक होती है, वो हार्मफुल होती है, तो उसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है ना। कन्वर्ट हार्मफुल नेसेंट ऑक्सीजन हार्मफुल नेसेंट ऑक्सीजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें बेटा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में। और एक और लास्ट बेटा, आप जानते हैं, बात है नहीं, चुपचाप बैठ जाओ, लेट आने वाले चुपचाप बैठ जाया करो बस, बिना आपको आवाज किए। तो बेटा एक बात और क्या पता है, देखिए ज्यादा लाइट होती है ना, जब कभी कभी ज्यादा लाइट होती है तो क्लोरो, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादा एनर्जी होती है एक्स्ट्रा में, तो वो नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी तो, है ना। तो बेटा वो डैमेज कर देगी क्लोरोफिल को, क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोफिल पिगमेंट्स को डैमेज कर देगी। उसको बोलते हैं सोलराइजेशन इफेक्ट या फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल। लाइट की वजह से क्लोरोफिल का डैमेज हो जाना, जल जाना, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। यानी ये क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करते हैं ज्यादा सनलाइट से, है ना। ये मैंने कुछ पॉइंट बताए, इनमें से दो चार पॉइंट आपके एनसीईआरटी में भी, एक मिनट दिखाना बेटा, रिलेटेड मतलब दो तीन बातें ये लिखी होंगी। लिखा है दे नॉट ओनली, देखिए कैरोटीनॉइड के बारे में असेसरी पिगमेंट है, दे not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis but also protect chlorophyll A from photooxidation। तो वो जो हम लास्ट वाली लाइन और एक एब्जॉर्ब वाली बात ये इन्होंने बोली हुई है। एक बात पूछनी थी सर, एक पत्ती देखते हैं मैंने, इसी बीच में तो वो लाल होती है, साइड में जो हरी होते हैं, तो सर जी इसका मतलब वो बात नहीं, मतलब उसमें देखिए जो लीव्स के कलर होते हैं ना बेटा, ये कलर होते हैं क्लोरोफिल्स, और इनके मैंने बताया ना, इनके कलर पर डिपेंड करते हैं। जब क्लोरोफिल्स इस जगह थोड़े ज्यादा कंसेंट्रेट हो गए, ज्यादा है उधर पिगमेंट वो कैरोटीनॉइड वगैरह, तो वो कलर वो दूसरे वाले अपीयर हो जाती हैं, ग्रीन को ओवरकम कर लेते हैं वो दूसरे कलर्स। पिगमेंट्स मैंने बताया ना कलरफुल होते हैं ये एक्चुअली कैरोटीनॉइड जेनसेफिल तो कलरफुल होते हैं। तो आपने देखा है कि येलोइश, येलो कलर की सी पत्तियां, रेडिश सी होने ना, अलग अलग होती नहीं है, रेड रेड कलर की होती हैं। सर जी बट वो तो दोनों कलर एक ही लीफ में होते हैं। क्या दिक्कत है, है नहीं पिगमेंट उसके पास, ग्रीन क्लोरोफिल है और कलरफुल वाले कैरोटीनॉइड से। मतलब वो दो कलर को रिफ्लेक्ट और पता है जब पत्तियां गिरती हैं हाँ सर जी। तो मैंने देखा जब पुरानी हो जाती हैं हाँ जी।
पुरानी पीली पीली होके गिरती हैं। तो वो चक्कर क्या है, उस समय पर क्लोरोफिल डैमेज हो जाता है। क्या हो जाता है? डैमेज, डिस्ट्रक्शन हो जाता है क्लोरोफिल का। तो वो जो कैरोटीनॉइड था ना, जो अब तक छुपा बैठा था, अभी तक क्या था, क्लोरोफिल के वजह से, डोमिनेंस की वजह से वो मास्किंग हो रखी थी उसकी। हाँ, तो पहले से ही कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड जेंटोफिल, लेकिन उसने मास्क कर रखा था। अब वो मास्क हट गया कवर, तो वो शो होने लगा उनका कलर, येलो कलर। ये मतलब होता है। आपने देखा तो गिरने वाली पत्तियां येलो कलर की सी, ऑरेंज सी, बड़ी सुंदर सुंदर फिल्मों में दिखाते हैं ना कभी कभी, वो बड़ी अच्छी अच्छी सी जब फोटो पत्तियां, शूट करते सर जी। है ना, जो वो रोमांटिक फिल्म होती हैं, आदित्य राज चोपड़ा वगैरह और उस टाइप की, जो SRK वाली पुरानी मूवी, पीछे आप मतलब देखो पत्तियां बगीचे में। पत्तियां कैसे कलरफुल दिखाती हैं। चलिए, तो ये मैंने पिगमेंट्स के बारे में सारी बातें बता दी जो बतानी थी हमें जानकारी, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि फोटोसिंथेसिस में जो बेटा दो फेजेज होती हैं और कहाँ कहाँ वो होती हैं, उसके बारे में उनके लोकेशन वगैरह जानकारी वो देते हैं। फिर स्टार्ट हो जाएगी लाइट फेज हमारी, ठीक है। ठीक है। बात नहीं बेटा। तो देखिए, हम बात कर रहे थे अब, दो फेज हैं, एक बोली जाती है लाइट लाइट फेज फेज। या फोटोकेमिकल फेज। एक डार्क फेज या फिर बायोकेमिकल फेज। देखिए, पूरे फोटोसिंथेसिस को उसको आपको समराइज करा रहा हूं मैं, जो आगे फोटोसिंथेसिस पूरी पढ़ेंगे भी। आपको कल एक क्वेश्चन तो बताई थी पूरी, बस सर जी। तो इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखें बताओ? हम्म प्लस 12 तो हम्म 3 6 + 12 हम्म 6 और 2 ऊपर उड़ गई हम्म 6 ठीक। तो बेटा रे, आपको याद होगा मैंने बोला भी था कि वास्तव में ये दो फेज में होती है बात। ऐसा नहीं होता कि CO2 वाटर की पहले रिएक्शन होगी तब जाके ये प्रोडक्ट बनेंगे, नहीं। दो पार्ट में होती है प्रोसेस। एक तरफ आपको पता है वाटर का ऑक्सीडेशन होके ऑक्सीजन निकल जाती है, और एक तरफ CO2 का रिडक्शन होके ग्लूकोज बनती है ना। तो पता है लाइट फेज में क्या क्या होता है, ये लाइट फेज क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगी पहली बात तो, तभी तो नाम इसका लाइट है। यस सर जी।
और बेटा रे कहां पर होगी ये? इन ग्रेना, ग्रेना हाइलाकोइड्स एंड बेटा याद है फ्रेट या स्ट्रोमल एमली, यस सर जी। ये इन्वॉल्व होंगे इसमें। या मैं आप ये कह सकता हूं कि इन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस जो सिस्टम था ना यस सर। ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो भी आपको पढ़ाया था हमने कि भाई हाइलाकोइड जो ग्रेना वाली और स्ट्रोमल एमली को मेम्ब्रेनस सिस्टम। तो उसमें क्या होता है देखिए, इसमें लाइट फेज में ऐसे दिखा देते हैं, चलो वाटर ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, यस सर। वाटर से ऑक्सीजन, और आपको पता है सनलाइट, ठीक है, और क्लोरोफिल, ये दोनों यही यूज हो रहे हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। और देखिए यहां पर एंट्री किसकी हो रही है, क्या चीज चाहिए इस फेज में? एडीपी सबस्ट्रेट की तरह चाहिए, एनएडीपी सबस्ट्रेट की तरह चाहिए, ये यूज होते हैं यहां पर। बताऊंगा आगे प्रोसेस में कैसे है ना बेटा, ये तो मैं अभी आपको समरी बता रहा हूं। एडीपी और एनएडीपी, और बनता है, एटीपी, बनता है हमारा NADPH2 एनएडीपीएच2, और एटीपी। अच्छा परेशान मत होना, जैसे NADPH बोले हम या NADPH2 बात एक ही है, क्योंकि वो वैसे NADPH प्लस H प्लस करके बोल देते हैं, तो है ना। तो बेटा रे बस ये लाइट फेज है। अब आप देखें इसमें कोई CO2 का इन्वॉल्वमेंट, नहीं। कोई CO2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये वाला स्टेप आपका, ये वाला स्टेप तो देख लो हो भी गया, है ना। सनलाइट को ट्रैप करते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, जो पिगमेंट अभी बताऊंगा मैं, फोटो सिस्टम है ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट क्लोरो जो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड भी साथ में है, ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं और उस एनर्जी को, सनलाइट की एनर्जी को स्टोर पता है किसमें किया जाता है या किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है? इस एनर्जी के फॉर्म में एडीपी और एनएडीपी के फॉर्म में ट्रैप कर लेते हैं, तो एटीपी और एनएडीपीएच2 बनता है। ये एसिमिलेटरी पावर है जो, क्योंकि ये अगर नहीं बनेंगे ना तो डार्क फेज नहीं होने की। डार्क फेज को बस यही चाहिए, जैसे तुम जैसे कोई काम करते हो या आगे जब बड़े हो गए सर्विस कोई काम करोगे, तो काम करोगे तो उससे पैसे मिलेंगे, रुपया, तो उससे आप कोई भी अपनी जिंदगी के कोई भी जो है ना आप सुविधाएं हैं या जो रहन सहन अपना उससे होगा। तो वो जो रुपया है, पैसा जो डार्क फेज को चाहिए, वो ये है, समझ गए आप। ऑक्सीजन तो एज ए बाई प्रोडक्ट निकलती है, डार्क रिएक्शन को, डार्क फेज को ऑक्सीजन से कोई लेन देन नहीं है, वो तो निकल के हमारे लिए काम आ रही है ना। उसको तो क्या चाहिए, ये चाहिए, इसको बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। तो बेटा रे ये आप जानते हो ये सबस्ट्रेट हो गए है ना, ये तो दिख ही रहा है कि कौन से सबस्ट्रेट हैं कौन प्रोडक्ट हैं। जी। ये सिंपलीफाइड एक वो बताया मैंने, अब इसको पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या क्या है। ये तो एक समरी, ये लाइट फेज कंप्लीट हो गई एक तरीके से। कहां पर होती है साहब, ग्रेना में होती है और स्ट्रोमा एमली पे होती है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेनस सिस्टम में होती है, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं ना, ये एक्चुअली में फोटो सिस्टम में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? फोटो सिस्टम्स में, मतलब ग्रुप्स में होते हैं। जैसे यहाँ पे आप एक दो बच्चे नहीं बैठे, ऐसे ग्रुप में बैठे हैं ना, ग्रुप में ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया,
तो ऐसे ही उनको फोटो सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यस सर जी। वो दो टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, PS1 और PS2 PS2। बताऊंगा अभी मैं, बना के दिखा दूंगा। तो वो डार्क फेज के बारे में और बता दूं, सिंप्लीफाइड। इधर हटा देते हैं इसको। हाँ, कपड़े से, अच्छा नहीं, कपड़े से जब जरूरत पड़ती है, जब नहीं हो रहा हो। देखो, इसको समराइज कर देता हूँ जरा। ये स्ट्रोमा में होती है बेटा। कहाँ होती है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि आपको पता है इसके एंजाइम्स वहीं पर प्रेजेंट है, डार्क फेज के एंजाइम्स, तो स्ट्रोमा में होती है। और एक चीज देखो, स्टार पॉइंट इसके बारे में जानकारी दे दूं, तो फिर आगे जब पढ़ाएंगे तब ये बातें नहीं बताएंगे, जब डिटेल में इनको बताएंगे हम, तब ये बातें दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ये एक समरी है। डार्क फेज, नाम डार्क पड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि रात में ही होती है। छाया में। दिन और रात दोनों टाइम पे होती है, डे में भी होती है और नाइट में भी। मेरी बात समझे आप? एक्चुअली ये सनलाइट पे इंडिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, है ना। तो हम लिखेंगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सनलाइट, है ना, ऑफ सनलाइट, डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन सन, है ना। तो ये इनडायरेक्ट होगी। हेंस occur in both day and night, occurs in both day and night। ठीक है, but depends upon products of light phase। समझे बात को? नहीं सर जी। नहीं सब, डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट फेज। ये देखिए, तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि अगर तुम्हें एक बात लेनी होगी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में से, तो इंडिपेंडेंट सही है। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा बेटर टर्म क्या है पता है, कि इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, मतलब डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, लेकिन अगर मान लो लाइट फेज भी नहीं होगी तो डार्क तो डार्क भी नहीं होगी, क्योंकि सर जी वो क्योंकि वो लाइट पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन उसके लाइट फेज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, जो लाइट पे डिपेंड करती है। तो इनडायरेक्ट रिलेशन तो है ही ना, यस सर जी। इसीलिए ये जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसमें बेटा क्या है, देखो ऐसे ही हम दिखाते हैं। इसमें CO2 यूज होगी साहब, और बस एक एक ही देखो दिखा रहे हैं, बस इधर CO2 और इधर शुगर बना दिया। प्रोडक्ट में, अच्छा जी, CO2 से शुगर बन गई, लेकिन इसमें क्या यूज हुआ, ये जो एसिमिलेटरी पावर थी, ATP प्लस NADPH2, जो वहां लाइट फेज में बने थे, और सब बन गया यहाँ पे ADP प्लस NADP। अब तुम्हें एक चीज और पता चल रही है कि इसका मतलब डार्क फेज भी लाइट पर डिपेंड है, क्योंकि अगर ये यहां से नहीं मिलेंगे, ये इसके जो प्रोडक्ट हैं वो उसके सबस्ट्रेट हैं, यस सर जी। और जो उसके प्रोडक्ट हैं वो इसके सबस्ट्रेट हैं। नहीं समझे? यस सर जी। तो सर जी सबसे पहली बार कौन सी क्रिया हुई होगी? स्ट्रोमल एंजाइम्स, ये स्ट्रोमल एंजाइम्स है बेटा। ठीक है,
ऑब्वियसली बात है, लाइट फेज होगी। मतलब जल्दी से सर तुम्हें कहाँ चले जाओगे? एक बात बता दूं मैं कि आप एक लीफ को तोड़ करके जी सर। उसका क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट कर लो, इतनी इतनी प्रोसेस तो फिर भी हो जाएगी। ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगी, CO2 की जरूरत भी नहीं है। CO2 की कोई जरूरत नहीं ऑक्सीजन इवॉल्व करने के लिए। यही तो बताना चाह रहा हूं कि ऑक्सीजन तो पहले इवॉल्व हो भी गई, लेकिन उसके कंटिन्यूस चलने के लिए डार्क फेज जरूरी है। स्टार्टिंग तो हो ही जाएगी ना। क्या तू ये समझ रहा है? ये ये तो सबके अंदर है ना। क्या बॉडी में क्या है? प्लांट या एनिमल सेल ऐसी खाली पड़ी हुई है, कुछ नहीं है उसके अंदर भाई। उसके पास में सारी चीजें हैं, ADP भी है, NADP भी है, लेकिन जब यूज हो गए तो दोबारा से जब छूटेंगे तभी तो बनेंगे। ये कोई वो नहीं है मुर्गी और अंडे वाला हिसाब कि मुर्गी आई अंडा पहले आया। पहले लाइट फेज होगी, देन डार्क फेज होगी। ठीक है, क्योंकि सनलाइट को यूज करके पहले लाइट फेज। अच्छा एक चीज और है, आपको अब ये भी नोटिस कर रहे हो, आप समझ में आ रहा है कि लाइट फेज ज्यादा फास्ट होती है डार्क फेज के मुकाबले। क्योंकि देखो लाइट फेज दिन दिन में काम कर रही है बेटा, लाइट लाइट में। डार्क फेज उसको उसके प्रोडक्ट को यूटिलाइज करने के लिए दिनों रात दोनों टाइम काम कर रही है। तो ये कॉमन सेंस है कि इसका मतलब डार्क फेज काफी स्लो है कंपैरिजन टू लाइट फेज। ये बेशक ना लिखी हो बात, लेकिन अपना भी समझ की बात है। लिख दिया बेटा? यस सर जी। हटाओ यहाँ से अभी, इधर से चलो, इधर से हटाओ। ये वाला शब्द, ये पुराना। साइंस में बनाई मुर्गी फिर अंडा यहाँ से हाँ यार बायोटेक्नोलॉजी के बनाई देखो भाई, इसका एक जवाब है, इसका सॉल्व मतलब जवाब ये है कि पहले अंडा आया, पहले आया अंडा। हाँ, बता रहा हूँ कैसे आया, सब बता रहा हूँ, फिकर नॉट। क्योंकि जब आप इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि पहले प्रॉपर सेल भी नहीं थी, और किस टाइप के प्रीबायोटिक है ना सब वो बने, कोई सर्वेट्स और ये सब बने, धीमे 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 ऑर्गेनिज्म बनने शुरू हुए। हम लोग खुद ऐसे इंसान थोड़ी थे, एक शुरू लाइक एनिमल से आए हैं, जो गिलहरी जैसा, स्क्विरल जैसा एक एनिमल होता है, चूहे और गिलहरी जैसा पेड़ पर रहने वाला। उसमें धीमे धीमे इवोल्यूशन होकर चेंज होते होते हम बन गए, है ना। ऐसे ही किसी और एनिमल का, किसी और एनिमल का या बर्ड लाइक उसका, या डायनासोर का, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि रेप्टाइल से बर्ड ओरिजिनेट हुए हैं। तो उसका अंडा था, धीमे धीमे वेरिएशन एवोल्यूशन आके उससे मुर्गी आई, फिर मुर्गी ने अंडे देने शुरू कर दिए। देखो आंसर लॉजिकल है। जी सर जी। हाँ, तो ये मेरे पास जवाब है इसका। इसका सवाल है मुर्गी उसी अंडे से मुर्गी भी बनती है बेटा, और उसी से मुर्गा भी बनता है। ठीक है। वो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। चलिए, जैसे हम जायगोट से, है ना, बॉय गर्ल दोनों बनते हैं ना, बॉय भी बनते हैं गर्ल भी, ऐसे ही मुर्गी भी बनती है उसी अंडे से, और उसी अंडे से मुर्गा बनता है। क्योंकि आप जानते हो ना अच्छा ये धीमे धीमे नहीं हुआ, मतलब बहुत धीमे धीमे हुई है ना ये, एकदम से नहीं हुआ। धीमे धीमे वेरिएशन इकट्ठे होते चले गए, तो चेंज आते चले गए होंगे। हम लोग जैसे ह्यूमन की एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो उनका भी तो एवोल्यूशन रहा होगा ना, बर्ड्स का भी धीमे 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 चेंज आते चले गए। वो जो उड़ने वाला रेप्टाइल था, डायनासोर, उड़ने वाला टेरेनोसोरस होते थे वो ही तो आगे जाकर एक तरीके से हम बोलते हैं बर्ड्स में हो गए। ये याद करो, आर्कियोप्टेरिक्स, जी सर। कनेक्टिंग लिंक था वो। और तो मिसिंग लिंक है, मतलब एक्सटेंट है, लेकिन कनेक्टिंग लिंक था वो बर्ड और रेप्टाइल्स के पीछे, है ना। तो खैर,
हम आगे बढ़ रहे थे, देखिए टाइम है और बता देते हैं जरा। तो बेटा फोटो सिस्टम्स के बारे में बात कर रहा था मैं। फोटो सिस्टम या एलएचसी। एलएचसी का मतलब क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। बात नहीं छोड़ियो। फोटो सिस्टम या फिर एक और नाम क्या दे सकते हो आप? पिगमेंट सिस्टम। क्योंकि ये एनसीईआरटी में, हाँ ये, हाँ ये वाला पेज बता देना वैसा। राइट हैंड साइड में जो बना हुआ है पिगमेंट्स, 211 पेज नंबर पे है एनसीईआरटी में। ठीक है बेटा, तो ये फोटो सिस्टम और इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि फिर आगे आप ये फोटो सिस्टम पढ़ने के बाद में फिर मेन प्रोसेस शुरू हो जाएंगी, जो आपकी लाइट फेज की फोटो फॉस्फोराइलेशन है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक वगैरह, वो स्टार्ट होगा। मेन इवेंट मतलब कल जो हम पढ़ेंगे, तो वो मेन फेज लाइट फेज कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है, यस सर। वाटर की फोटोलिसिस पढ़ेंगे, या कल हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे। तो बेटा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं। तो देखिए होता क्या है, ध्यान से सुने। किसी भी मतलब हमने बताया ना कि जो लाइट को ट्रैप करने वाला सिस्टम है वो एक्चुअली में फोटो सिस्टम है। ये बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से बना हुआ होता है, मॉलिक्यूल से, लगभग से 250 से 400। लगभग बेटा कितने? 250 से 4। अबाउट 250 टू 400 pigment molecules are found in one photo system। ठीक है बेटा, एक फोटो सिस्टम में लगभग 250 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं। मतलब ये जो दो चार आपको बना रखे होते हैं, तो ये मत सोचो दो चार होते हैं तो दिखाया जाता है भाई, दिखाने के तरीका या पढ़ाने के एक अलग है, लेकिन रियलिटी में 250 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं एक फोटो सिस्टम में। तो बहुत सारे फोटो सिस्टम पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये लाइट को ट्रैप करने वाला सिस्टम है ना बेटा। और ये आप जानते हो लाइट को ट्रैप करेंगे तभी तो आगे जाकर वो एटीपी एनएडीपीएस2 बनेंगे। तो देखिए ये जो फोटो सिस्टम है, इसमें एक तो होता है रिएक्शन सेंटर। क्या होता है बेटा? रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर। एक होते हैं एंटीनी मॉलिक्यूल्स। जो रिएक्शन सेंटर होता है वो क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल होता है। देखिए एक ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लें, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लाइन बोलती है, बहुत से लोग उसी के लाइन के अकॉर्डिंग ऐसे पढ़ा भी देते हैं। एनसीईआरटी की जो लाइन बोलती है, आप पढ़ के देखेंगे उसको वहां पर, तो ऐसा लगेगा कि एंटीना मॉलिक्यूल्स तो बाकियों से बना हुआ है, क्लोरोफिल ए का अकेला एक ही मॉलिक्यूल होता है पूरा फोटो सिस्टम में, क्लोरोफिल ए, जो रिएक्शन सेंटर बनाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन 250 से 400 में सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए ही है, वो चीफ पिगमेंट है। अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना 250 मॉलिक्यूल, सपोज करो 250 पिगमेंट है मॉलिक्यूल, उनमें से करीब 150 से ज्यादा तो क्लोरोफिल ए ही होगा अकेला। लेकिन उन क्लोरोफिल ए में से भी एक स्पेशल होगा, एक मॉलिक्यूल, वो रिएक्शन सेंटर बनाएगा, और बाकी क्लोरोफिल ए एंटीना मॉलिक्यूल्स में। अब देखिए होता क्या है, आपने देखा है ना कि घर में हमारे एक टीवी लगा होता है, ऊपर छत पे एक एंटीना होता है। तो तुमने देखा है कि जो हम पिक्चर फोटो देखते हैं वो तो उसमें देखते हैं घर में टीवी में यूनिट में, और कैच जो करता है सिग्नल वो कौन होता है? एंटीना। सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर वे में जो एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं वो तो लाइट को कैच करते हैं, और उसको लाइट
सिग्नल को पहुंचाते हैं रिएक्शन सेंटर को। किसको देते हैं? उसके पास ये क्षमता है कि वो सभी से अलग अलग जो भी लाइट है उसको लेके और इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का एमिशन करता है जी सर। और अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। फिर उन इलेक्ट्रॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, ध्यान सुनना, वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर पर मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो पढ़ाऊंगा, जी सर जी। बस उसी में एटीपी एनएडीपीएस2 बनती है। तो वो सनलाइट का यूज करके इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज करके एटीपी और एनएडीपीएच बनेंगे। इस तरीके से है कहानी। समझ बात आई? यस सर जी। तो देखो, बेटा रे, ये देखिए ऊपर से ऐसे जो सिंबल से दिखा दिया, इसका क्या मतलब है? लाइट आ रही है ना बेटा, सनलाइट को कैप्चर कर रहे हैं ये एच न्यू जो फोटॉन्स हैं। और दूसरा कलर का सा हो तो आप ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं अंदर को, रिएक्शन सेंटर की तरफ को आप एरो दिखा सकते हैं जाती हुई। नहीं, ये बस यही तो प्रॉब्लम है। ये जो बच्चे हैं, अच्छा। मतलब आने का अपना पूरा वो फायदा नहीं उठाते, है ना, क्योंकि बीच बीच में बतियाते रहेंगे इधर उधर कुछ ना कुछ, ध्यान नहीं देते। एंटीना मॉलिक्यूल्स बेटा बोले जाते हैं, ये रिएक्शन सेंटर है। मैंने बताया आपको, बार बार बोल रहा हूँ, एंटीना मॉलिक्यूल्स में क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल ए भी है, बी है और कैरोटीन भी है। रिएक्शन सेंटर केवल क्लोरोफिल ए है। और बेटा ये सबसे लाइट, इसमें क्षमता है सभी डिफरेंट टाइप की लाइट को एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट करके ये, और ये इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं बेटा, ठीक है, वो आगे जाकर चेन है। तो देखिए, ये जो रिएक्शन सेंटर है, ये या तो होता है P680 या होता है P700। P680 इसको बोलते हैं PS1 में, सॉरी PS2 में, और P700 बोलते हैं इसको PS1 में, फर्स्ट में। एक्चुअली में ध्यान से सुने, ये P680 और 700 क्या है? रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, इसकी क्षमता है कितनी? तो दो टाइप के, मतलब ये ऐसे जो पिगमेंट सिस्टम बताया ना मैंने, ऐसे जो सिस्टम है दो टाइप के हैं, एक PS1 और एक PS2। तो बेटा PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है वो तो मैक्सिमम 680 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। मैक्सिमम कहां तक की एब्जॉर्ब कर सकता है? 680। और जो PS1 का है, PS2 वाला 680 और PS1 वाला जो है वो मैक्सिमम 700 नैनोमीटर तक एब्जॉर्ब कर सकता है। ये उनकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन लिमिट है। नहीं तो लाइन यहां नीचे एक साइड में लिख दो जो मैं बोल रहा हूं, एक लाइन लिखिए, लिखे बेटा, P680 P680 can absorb sunlight of maximum wavelength of 680 nanometer, sunlight of maximum wavelength of 680 है ना बेटा, नैनोमीटर, while P700 can absorb wavelength up to 700 nanometer, can absorb wavelength up to 700 nanometer। अप टू मतलब नीचे की तो एब्जॉर्ब कर ही लेंगे। वाइल, विल नहीं था, विल तो बोला ही नहीं। वाइल 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 मतलब जबकि, वाइल P700 कैन एब्जॉर्ब वेवलेंथ, वेवलेंथ बेटा सनलाइट की जो वेवलेंथ है, अप टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी की एक लाइन है, ध्यान से देखना, कि इनको जो नाम दिए गए ना PS1 PS2 को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी, एक लाइन लिखी मिलेगी, जरा देखो गौर से, इसी में देखिए, यहीं पर ये जो सिस्टम है पूरा, जी।
PS1 PS2 कमाल की बात है, नहीं मिला? ना सर जी। बहुत सही। इसमें ऊपर जाओ, कहाँ देख रहे हो घनसु महाराज, ऊपर जाओ बीच में फोटो सिस्टम में। The name is discovery and not sequence in which है ना? तो जिस सीक्वेंस में वो डिस्कवर हुए थे ना, अंडरलाइन कर लो उस लाइन को, मतलब ये जो नाम पड़े ना PS1 PS2, ये इस वजह से पड़े कि उनकी डिस्कवरी, और सुनो ध्यान से मेरी बात, ये मैं आगे तुम्हें बता दूंगा। तुम कहोगे सर कैसे, डिस्कवरी कैसे हुई PS1 की पहले? क्योंकि, हाँ भाई क्या बात है, तू पीछे क्यों देख रहा है? जो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई वो कहाँ से हुई थी? बैक्टीरिया से। किससे स्टार्ट हुई थी? बैक्टीरिया से। पता है बैक्टीरिया में ऑक्सीजन नहीं निकलती थी, ठीक है? अब जब ग्रीन प्लांट में हमने देखा ना कि ग्रीन प्लांट में दो टाइप के फोटो सिस्टम है, ध्यान सुनना मेरी बात, दो टाइप के फोटो सिस्टम है। तो हमने देखा कि जो PS2 होता है उसके साथ में वाटर की फोटोलिसिस होकर ऑक्सीजन निकलती है। PS2 के साथ में तो मैं दिखाऊंगा वाटर की आगे फोटोलिसिस होता दिखाऊंगा और ऑक्सीजन निकलती दिखाऊंगा। PS1 के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये सोचा कि जब पहले से जब बैक्टीरिया से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई वहां पे ऑक्सीजन निकलती नहीं थी, तो इसका मतलब वो कौन सा फोटो सिस्टम रहा होगा? PS1। क्योंकि आज की डेट में दो फोटो सिस्टम है, एक में वाटर की फोटोलिसिस होती है, ऑक्सीजन निकलती है, एक में नहीं होती। और बैक्टीरिया में वाटर की फोटोलिसिस नहीं होती थी, ऑक्सीजन नहीं निकलती थी। तो कॉमन सेंस नहीं है कि वो वन था, और जिसमें वाटर ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीजन निकले वो सेकंड है। ये मतलब है। तो बच्चे कहते हैं कि कैसे डिस्कवरी, मतलब सीक्वेंस कैसे है? तो ये ध्यान रखें, क्योंकि बैक्टीरिया में वो फर्स्ट था PS1। अंडरस्टूड? यस सर। तो ये मैंने आपको आज देखिए, आज ज्यादातर जो कहानी रही है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से रिलेटेड रही है। आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, सारे पिगमेंट्स की जानकारी आपने डिटेल में ली, और आपने एब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रा पढ़ा आज, है ना बेटा? और आपने इसके अलावा लाइट और डार्क फेज का समराइज पढ़ा कि क्या क्या उनमें होना है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो हमने पढ़ लिया समराइज वे में, डिटेल में नहीं। और फिर हमने फोटो सिस्टम पढ़ा, लाइट फेज में नहीं। ठीक है, चलिए